डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 6 में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो पहले आपको इसका मीनिंग समझना है और उसके बाद इसका डेफिनेशन नोट करेंगे, फिर एग्जांपल देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये कांस्टेंट हीट समेशन का मीनिंग भी आपको इसमें समझना है। तो आप कोई रिएक्शन लीजिए, सपोज कोई रिएक्शन में ए रिएक्टेंट है और इससे सी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। सपोज इसमें 100 किलो जूल ऑफ हीट जो है एब्जॉर्ब होती है। अगर ए से डायरेक्ट सी हम एक ही स्टेप में बना देते हैं। अब सपोज कीजिए कि हम इसको रिएक्शन को 2 स्टेप में करते हैं। पहले ए से बी बनाते हैं और फिर बी से सी बनाते हैं और इसको दूसरे पाथ से रिएक्शन को लेके चलते हैं। तो सपोज यहाँ पर ए से बी जो है वो 60 किलो जूल ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है और बी से सी जो है वो सपोज कर लीजिए कि 40 किलो जूल हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल जो हीट चेंजेस हुआ वो पहले जितना ही होता है, चाहे रिएक्शन को आप एक ही स्टेप में करें चाहे नंबर ऑफ स्टेप में करें। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल हीट चेंज होता है किसी रिएक्शन में, वो जो इनिशियल रिएक्टेंट है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है और फाइनल प्रोडक्ट जो बना है उस पर डिपेंड करता है और बीच में क्या हुआ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये अब आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं यहाँ से। The total amount of heat change in a reaction is the same whether the reaction take place in one step or in a number of step। जो चाहे रिएक्शन कई स्टेप में हो चाहे एक ही स्टेप में हो, लेकिन टोटल हीट चेंज जितना होना है वो उतना ही रहेगा। तो और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन ए रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट जो मैंने पहले बताया था एंड फाइनल प्रोडक्ट जो बाद में बना है, एंड नॉट अपॉन द पाथ और मैनर बाई विच दिस चेंज इज ब्रॉट। और ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि ये चेंज आपने कैसे किया। तो ये जो मैंने आपको डेफिनेशन जो 2 बताई हैं, इसको किसी दूसरे एग्जांपल से आप समझ लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम कार्बन लेते हैं सॉलिड और उसका ऑक्सीडेशन करते हैं या उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है CO2 बनता है। तो हमने एक ही बार में सपोज CO2 बना देते हैं तो 1 मोल ऑफ कार्बन से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो 393.5 किलो जूल पर मोल होती है इस पर्टिकुलर केस में, अगर C से CO2 एक ही स्टेप में बना दिया जाए। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हम CO2 एक ही स्टेप में नहीं बनाते, पहले CO बना देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर अगली बार थोड़ा और ऑक्सीजन डालकर फिर CO2 बनाएंगे, तो वो 2 स्टेप में अलग अलग देखते हैं कितनी हीट चेंज होता है। तो हम इसको रिएक्शन को सपोज दोबारा से करते हैं, C कार्बन सॉलिड और हाफ O2 लेते हैं इसमें, मतलब कि एक ऑक्सीजन एटम, तो ये भी गैसीय स्टेट में है, और सपोज CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो इस केस में जो एंथैल्पी चेंज होता है, हीट इवॉल्व होती है, वो होती है 110.5 किलो जूल पर मोल। और दोबारा जो CO होता है इसको हम गैसीय स्टेट में दोबारा फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं और CO2 बना लेते हैं जो पहले हमने एक ही स्टेप में बनाया था। तो अब इस रिएक्शन को हम 2 स्टेप में कर रहे हैं। तो इस केस में जो डेल्टा H होता है वो 283.0 किलो जूल होता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जब हमने 2 बार इसमें हीट इवॉल्व हुई है तो क्या इनका टोटल पहले जितना ही है। तो डेल्टा H का हम टोटल करके देख लेते हैं, 110.5 प्लस ये माइनस हमने कॉमन ले लिया है 283.0, तो ये बिल्कुल जो है वो कितना आ जाता है 393.5 किलो जूल आ जाता है, जो कि पहले जितना ही है। तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि रिएक्शन को चाहे आप एक ही स्टेप में करें चाहे नंबर ऑफ स्टेप में करें, तो टोटल एंथैल्पी चेंज जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो इससे जो है हेसेस लॉ जो है, जिसमें आपको बताया गया था हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, कि हीट का जो सम है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये एग्जाम में ये वाला एग्जाम्पल जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं और इससे ये क्लियर हो जाता है कि अगर आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करें तो CO कैंसिल हो जाएगा और वही जो पहले वाली इक्वेशन है वो आ जाती है। तो जब इक्वेशन ऐड करते हैं तो डेल्टा H भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करें तो डेल्टा H भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर इक्वेशन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा H भी क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यही बात आपको इसकी एप्लीकेशन में समझनी है कि हेसेस लॉ से हम क्या करते हैं, इट मे बी कंक्लूडेड दैट
कि ये जो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस होती हैं कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड लाइक अलजेब्रिक इक्वेशन। इनको अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह आप डील कर सकते हैं और कोई डिज़ायर्ड इक्वेशन जो है बना सकते हैं। सपोज आपको कुछ कैलकुलेट करना है, किसी का हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, हीट ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज हो रही है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कैलकुलेट करना है, या हीट ऑफ कंबस्चन किसी का फाइंड आउट करना है, तो ये सब इक्वेशंस को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। तो ये करते कैसे हैं ये हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब है कि ये एक मॉलिक्यूल आपको बनाना है सुक्रोज का, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज आपको फाइंड आउट करना है। और सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दी हैं, इनको आपने इस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना है कि सुक्रोज का हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट हो जाए। तो पहले नंबर पर जो रिएक्शन दी है आपको, सुक्रोज का कंबस्चन दिया है। कंबस्चन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और उसमें इतनी हीट जो है इवॉल्व होती है जो यहाँ पर वैल्यू दी है। और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में आपको हीट ऑफ कंबस्चन ऑफ कार्बन दिया है, CO2 बनता है, उसका ये डेल्टा एच दिया है। और थर्ड नंबर पर आप जो है ये हाइड्रोजन का कंबस्चन की रिएक्शन देख रहे हैं, या इसको वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में आप हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी इसको लिख सकते हैं और हीट ऑफ कंबस्चन ऑफ कार्बन भी लिख सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन दिए हैं और आपको क्या चाहिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज चाहिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। तो आपको पहले तो ये लिखना है कि वी रिक्वायर, कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें इक्वेशन बनानी कौन सी है वो देखिए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन में दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज का मतलब है कि आपको सुक्रोज का 1 मोल बनाना है। तो C12H22O11। अगर कहीं हीट ऑफ कंबस्चन आता है तो उसमें आपको ऑक्सीजन ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाना होता है और डेल्टा एच फाइंड आउट करना होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, तो फॉर्मेशन में आपको 1 मॉलिक्यूल की ही फॉर्मेशन करनी है उसके एलिमेंट से। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें, 12 तो कार्बन हो जाएंगे और हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर मुझे 11 लिखना पड़ेगा, तो वो अपने आप 22 हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है O2 होता है, तो यहाँ 10 होता तो मैं यहाँ पे 5 लिख लेता, तो 11 का हाफ कितना होता है, तो उसको मैं 11/2 ही लिख लेता हूँ। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको सुक्रोज बनाना है इन सभी एलिमेंट से और इसके लिए जो डेल्टा एच है वो फाइंड आउट करना है। तो आपको सोचना है कि इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐसा क्या करें, किसको कितने से मल्टीप्लाई करें, किस में ऐड करें, किसको सब्ट्रैक्ट करें कि ये इक्वेशन बन जाए। तो इस इक्वेशन की तरफ आप देखते रहिए और उन तीनों को देखिए। तो आपको 12 तो कार्बन चाहिए, जो आप सेकंड इक्वेशन को 12 को से मल्टीप्लाई करने पर आप ला सकते हैं। और 11 जो है आपको हाइड्रोजन चाहिए, और तो थर्ड इक्वेशन को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और उसमें ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो ये चीज़ बन जाएगी। ऑक्सीजन की आप इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बैलेंस हो जाती है। लेकिन ये सुक्रोज जो है आपको इधर राइट साइड में चाहिए रिक्वायर्ड इक्वेशन में, और यहाँ पे लेफ्ट में दे रखा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर दिया हो तो वो इक्वेशन आपको माइनस कर देनी चाहिए ताकि ये अपने आप ये वाली चीज़ आ जाए। तो आपको लिखना यहाँ पर क्या है, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब है कि हम क्या करने वाले हैं। देखिए हम सेकंड इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हम, 11 से, और दोनों को ऐड कर दिया। और क्योंकि सुक्रोज हमें चाहिए था राइट साइड में, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो ये चीज़ अगर हम ऑपरेट करते हैं उसी में हम डेल्टा एच को उसी तरीके से ऑपरेट कर देंगे तो ये इक्वेशन बिल्कुल आ जाएगी। ये आपको रफ में ट्राई भी करके देखना है कि अगर हम सेकेंड इक्वेशन को 12 से और थर्ड इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें और उसमें से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करें तो क्या ये वाली इक्वेशन जो है आती है या नहीं, ये भी हमें देखना है। तो अभी तो हम इसमें डेल्टा एच लिख देते हैं, डेल्टा एच लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन का डेल्टा एच कितना है वो आपने देख लिया कितना है, 393.7 है, और उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 से करना है, तो 12 से कर देंगे। और उसमें ऐड करना है 11 से मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन का डेल्टा एच। तो थर्ड इक्वेशन का डेल्टा एच कितना है, 285.8, तो ये भी हो जाएगा। और उसमें क्या करना है, माइनस करना है फर्स्ट इक्वेशन का डेल्टा एच। तो फर्स्ट इक्वेशन का डेल्टा एच कितना है, माइनस में 5200.7। तो ये सब आपको इसको सोल्व कर लेना है प्रॉपरली। तो ये जब आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ये -4734 प्लस ये कितना आ जाएगा, आप ट्राई कर लेना, ये यहाँ पर माइनस में आएगा
तो यहाँ पर आपको ये माइनस लिख लेना है। तो ये कितना आएगा 3143.8 आ जाएगा, और प्लस जो है ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये 5200 प्लस ये 0.7 ही है। तो ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप इसको चेक कर लेना, तो -2677.1 किलो जूल आंसर जो है आ जाएगा। तो अभी ये देखना रह गया है कि ये जो हमने ऑपरेट किया है उससे ये वाली इक्वेशन आती है या नहीं। तो आप दोबारा देखिए, ये 3 इक्वेशंस यहाँ पर लिखी हैं, और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जिसमें 12 कार्बन और 11 हाइड्रोजन चाहिए था, और सुक्रोज आपको चाहिए था राइट साइड में। तो हमने क्या ऑपरेट किया था, हमने सेकंड इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करना था, और थर्ड इक्वेशन को किससे करना था, 11 से, और फिर इन दोनों को ऐड करना था। तो करते हैं पहले, तो 12 से मल्टीप्लाई करें अगर सेकंड इक्वेशन को, तो ये 12 कार्बन प्लस 12 ऑक्सीजन आ जाता है, और 12 ही क्या आ जाता है, CO2। और इस तरह से 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, ये सारा रफ वर्क है जो मैं कर रहा हूँ। तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11H2 हो जाएगा, और 11/2 ऑक्सीजन हो जाएगा, और 11 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। और अब हमें इनको क्या करना था, ऐड करना था, जैसा कि हमने उसमें लिखा था। तो ऐड कर देते हैं, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 12 कार्बन प्लस 11 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 11/2 इतनी ऑक्सीजन हो गई है, और यहाँ पर क्या है 12 CO2 प्लस 11 H2O। तो ये इन दोनों को ऐड करके आया है। और मैंने कहा था कि इसमें फर्स्ट इक्वेशन आपको माइनस करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या है वो, C12H22O11 प्लस कितना है 12O2 है, और आगे क्या है 12 CO2 प्लस 11 H2O। तो हमें देखना ये है कि इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें आ जाएगी या नहीं आएगी, तो वो देख लेते हैं। तो ये आपको पता है जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले का साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से जब इन दोनों का ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 12 कार्बन आ जाएगा हमारे पास, 11 H2 आ जाएगा। ये 12 प्लस 11/2 ऑक्सीजन है, उसमें से 12 ऑक्सीजन माइनस करेंगे तो कितनी ऑक्सीजन आएगी, 11/2 O2 आएगी। और ये जो सुक्रोज है ये इधर माइनस आ रहा है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, C12H22O11, क्योंकि ये यहाँ माइनस था तो इसको हमने अगले स्टेप में उधर लिख लेना है। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है हमारी आती है, और आप देख सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ही है। तो जो भी आप ऑपरेट करते हैं उसको आपको इधर रफ में इस तरह से करके दिखाना है कि 2 इक्वेशन आपको ऐड करनी होगी, एक माइनस करनी होगी, क्या उससे रिक्वायर्ड इक्वेशन आती है या नहीं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको आपने ध्यान से समझना है, यहाँ पर इक्वेशन जो है आपको बनानी पड़ेंगी, और यहाँ पे गिवन नहीं है। तो देखिए, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, C6H6। तो आपको इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। और गिवन क्या है, हीट्स ऑफ कंबस्शन, बेंजीन का कंबस्शन का हीट दे रखा है ये, और इस तरह से कार्बन का नेक्स्ट दे रखा है, और हाइड्रोजन का ये वाली वैल्यू दे रखी है। तो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले तो इक्वेशन बनाते हैं जो गिवन इक्वेशंस हैं, और फिर देखेंगे कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो फिर वो आपको जो है डिजायर्ड आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर गिवन क्या है, तो देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन है। तो बेंजीन क्या होता है, C6H6। तो इसका कंबस्शन करना है, तो कंबस्शन के लिए क्या करना होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करनी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपको बनाना होता है, और उसके लिए आपको डेल्टा H दे रखा है, ये कितना है -3281.5 किलो जूल। तो इस तरह से इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। तो ये कार्बन 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लगा लेते हैं। H6 है, तो यहाँ पर भी हम H3 लगाएंगे तो वो 6 हो जाएंगे। इस तरह से ऑक्सीजन देख लीजिए, इधर 12 प्लस 3 कितने हैं, 15 हैं, तो 15 का हाफ लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो 15/2 लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन। तो अब हम देखते हैं सेकंड। तो हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन है, तो कार्बन का कंबस्शन तो सबसे इजी है, C+O2 क्या होता है, CO2 होता है। और इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है, जितनी वैल्यू दे रखी होती है वही आपको लिखनी होती है। अपनी तरफ से कोई और वैल्यू जो है जो आपने लर्न कर रखी है वो लिखनी नहीं है। तो इस तरह से अब आप देखते हैं थर्ड में क्या दे रखा है, हाइड्रोजन का कंबस्शन, और उसके लिए वैल्यू ये लास्ट में दे रखी है। तो हाइड्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन ही लेना है, और वाटर बनाने के लिए आपको हाफ O2 लेना पड़ता है। तो इस तरह से ये H2O बन जाता है। तो इसके लिए जो डेल्टा H आपको गिवन है वो कितना है, -286.1 किलो जूल।
तो इस तरह से अब आप देखिए कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, तो वो पहले आपको लिखना है वी रिक्वायर। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, अब देखिए कैलकुलेट करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो मतलब ये है कि आपको बेंजीन जो बनाना है, 1 मोल ऑफ बेंजीन जब बनेगा तो उसके लिए डेल्टा एच कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बेंजीन 1 मोल बनेगा कैसे, तो कार्बन से बनेगा और हाइड्रोजन से बनेगा। तो कार्बन आपको कितने लगाने पड़ेंगे 6 और हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे 3। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो यहाँ पे लिखी है 6C + 3H2 = C6H6, इसके लिए आपको डेल्टा एच फाइंड आउट करना है और इन 3 इक्वेशंस को आपको ऑपरेट करना है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या हम ऑपरेट करने वाले हैं। ऑपरेटिंग आपको 6 कार्बन चाहिए, तो कार्बन यहाँ मिलेगा आपको, सेकेंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन 3 चाहिए आपको, तो थर्ड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब बेंजीन जो है आपको राइट साइड में चाहिए, जो चीज़ राइट साइड में चाहिए होती है तो वो आपको माइनस कर देनी होती है। तो बहुत ईजी है ये। तो आप क्या ऑपरेट करने वाले हैं, सेकेंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना प्लस ऐड करना 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड को, और फिर क्या करना है, फर्स्ट को माइनस करना है। तो इसी से आपका जो डेल्टा एच है वो आ जाएगा। तो डेल्टा एच सेकंड की वैल्यू पुट कर दीजिए। सेकंड में कितना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको 394.9 और प्लस ऐड करना है 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन का। तो थर्ड इक्वेशन का कितना है वैल्यू 286.1 और माइनस करना है आपको फर्स्ट का डेल्टा एच। तो फर्स्ट का डेल्टा एच कितना है 3281.5। तो जो भी वैल्यू है वो आपको पुट कर देनी है। तो इसको आप ये मल्टीप्लाई वगैरह करके सोल्व कर लेना। तो ये जो आंसर आपका इस पर्टिकुलर केस में आएगा वो 53.8 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो आंसर फिर भी आपको चेक कर लेना है। और एक आपको रफ में ये जरूर ट्राई करना है कि आप सेकंड इक्वेशन को 6 से पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए और थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करके उन दोनों को फिर ऐड कर दीजिए और फिर फर्स्ट जो है फर्स्ट इक्वेशन उसके नीचे लिख के माइनस कीजिए और फिर देखिए कि ये क्वेश्चन आती है या नहीं। तो वो आपको खुद ट्राई करना है और आंसर जो है इसका हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये भी आपने ध्यान से समझना है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ऑफ इथीन। इथीन क्या होता है, C2H4। कंबस्चन करना है मींस कि इसका ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएंगे। वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी एट 298 केल्विन। अब गिवन क्या है ये भी आप देख लीजिए। गिवन दैट द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है, वाटर दिया है, C2H4 का भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है रिस्पेक्टिवली ये वैल्यूज़ दी हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि इक्वेशन कौन कौन सी हैं। तो गिवन इक्वेशंस क्या क्या हैं वो नोट कर लेते हैं। गिवन दैट यहाँ से देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 मीन्स कि आपको CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। तो वो कितना है -393.5 किलो जूल। तो CO2 बनता किससे है ये तो आपको पता है C+O2 से। तो एक तो ये इक्वेशन गिवन है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी गिवन है। तो वाटर 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो कैसे बनता है H2 + ½ O2 से, इस तरह से बनता है। और उसके लिए भी आपको डेल्टा एच दिया है तो वो रिस्पेक्टिवली वैल्यू दी है। तो आपको सेकंड नंबर पे देखना है 241.8 किलो जूल दिया है। और इस तरह से आपको ये दिया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4। तो थर्ड इक्वेशन में आपको C2H4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो वो कितना है, वो पॉजिटिव दिया है। वैसे यूजुअली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होता है लेकिन किसी किसी केस में पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है वो नेगेटिव ही होता है क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व ही होती है। तो ये इथीन बनेगा कैसे, तो ये कार्बन प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा तभी वो C2H4 हो पाएगा। तो ये 3 इक्वेशंस तो आपको गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड। और आपको देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, वी रिक्वायर। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ऑफ इथीन जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो इथीन है C2H4, कंबस्चन करना है मीन्स कि उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाना है। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको इसको बैलेंस कर लेना है। तो C2 है तो मैं इधर C2 कर देता हूँ, H4 है तो यहाँ पर भी H4 कर देते हैं। तो ऑक्सीजन देख लीजिए इधर 2 × 2 4 + 2 कितने होंगे 6।
तो आपको यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। तो जब आप इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एच फाइंड आउट करने लगेंगे और इन इक्वेशंस को देखेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, क्या ऐड करें, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि C2H4+3 यहाँ पे कोई C2H4 नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, लेकिन वो 3O2 चाहिए, तो कुछ भी यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब लेफ़्ट साइड से कुछ क्लियर ना हो तो राइट साइड को देखिए। तो राइट साइड में इसका भी राइट साइड देखिए और इधर जो इक्वेशंस बनी हैं उनका भी राइट साइड देखिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको 2 चाहिए, मीन्स कि फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वाटर भी 2 चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे वाटर भी सेकंड इक्वेशन से आपको वाटर मिलेगा राइट साइड में, तो वो भी 2 चाहिए। और यहाँ पर इथीन जो है राइट की बजाय लेफ्ट में चाहिए, तो ये आपको इक्वेशन जो है माइनस करनी है। तो ये एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इसको ईजिली समझ पाएंगे कि अगर लेफ्ट साइड से कुछ पता ना चले कि किस किस को ऑपरेट करना है, तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में आपको राइट साइड में देखना है। तो जो चीज़ें राइट साइड में हैं वो आपको ऐड करनी है, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है वो चीज़ आपको लेफ्ट करनी है, वो उसमें से माइनस करनी होगी। तो ऑपरेटिंग, तो क्या ऑपरेट करने वाले हैं हम, देखिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड इक्वेशन को भी हमें क्या करना है, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 वाटर चाहिए। और ये जो थर्ड इक्वेशन है ये चाहिए हमें, ये इसमें से क्योंकि माइनस करनी है, क्योंकि C2H4 अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, तो थर्ड इक्वेशन क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो आप जब इसको रफ में जरूर ट्राई करना, ये फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को ऐड कर देना और थर्ड इक्वेशन उसमें से माइनस कर देना, और फिर आपको देखना है कि क्या ये इक्वेशन आई है या नहीं आई है। तो ये आपको चेक करना है। अभी मैं इसका डेल्टा एच जो है वो कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो डेल्टा एच जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वो कितनी वैल्यू है, 393.5, और प्लस 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन का कितना है, 241.8, और उसमें से थर्ड का क्या करना है, माइनस करना है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है 52.1। तो ये सारा आपको सोल्व कर लेना है। तो डेल्टा एच जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1322.7 किलो जूल जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है। आगे 2 क्वेश्चन और हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन जो है आपको कैलकुलेट करना है कि मीथेन का जब 1 मोल बनेगा तो उसके लिए डेल्टा एच जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो ये C+2H2 से बनता है। गिवन दैट द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन, तो मीथेन का कंबस्शन का आपको वैल्यू दे रखी है। कंबस्शन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेना है और इसको बैलेंस कर लेना है। कार्बन का भी कंबस्शन दे रखा है और हाइड्रोजन का भी। तो ये सबकी जो है एंथैल्पी जो चेंज आपको दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ ये बात जरूर नोट कर लेनी कि हीट ऑफ कंबस्शन और नेगेटिव वैल्यू। तो ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर चाहे नहीं भी लिखा है तो कंबस्शन के लिए, क्योंकि हीट इवॉल्व भी होती है, तो ये आपको खुद से नेगेटिव यहाँ पे लगा लेना है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन जो है वो कैलकुलेट कर लेना है, और आंसर यहाँ पे लिखा है ये आपको चेक कर लेना है। और इसी तरह से आप फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है आपको फाइंड आउट करना है इन इक्वेशंस को ऑपरेट करके। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज की इक्वेशन क्या बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्लूकोज का फार्मूला है क्या, C6H12O6, और कंबस्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाना है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाना है, और इस इक्वेशन के लिए ही आपको डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, और आपको इसको बैलेंस भी करना है। यहाँ पे 6 लगाना है, H जो 12 है तो ये भी 6 लगाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन जो है वो क्या करना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाए। तो ये वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी जो आपको आनी चाहिए इन 3 इक्वेशंस को ऑपरेट करके। तो इन इक्वेशंस को ऑपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इस केस में फिर से क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड में कुछ नज़र नहीं आएगा, राइट साइड में ही आपको देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वाटर भी जो है इस इक्वेशन को भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये वाली इक्वेशन आपको माइनस करनी पड़ेगी, और फिर देखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन आती है या नहीं। फिर आप इसी तरह से ऑपरेट करके डेल्टा एच भी फाइंड आउट कर लेंगे, और ये आंसर यहाँ पे लिखा है ये भी आपको चेक कर लेना है।
अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। तो जनरली बुक्स में एनर्जी की जगह एंथैल्पी लिखा होता है, एक ही बात है। तो ये क्या होती है, किसी बॉन्ड को, जैसे आपको कोई बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बॉन्ड एनर्जी होती है। या फ्री एटम से वो बॉन्ड बनता है तो बनते वक्त क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, तो वो भी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है। तो इसका याद रखना है आपको कि हमें एवरेज वैल्यू लेनी होती है, कभी कभी एवरेज की जरूरत पड़ती है। और इट इज़, ये जो डेफिनेशन मैंने बोली थी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, वो ऐसा नहीं है। वो ब्रेक टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स होता है, तो 1 मोल के लिए ही ये कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ से आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स इनटू सेपरेट गैसियस एटम। तो अलग अलग एटम्स में गैसियस स्टेट में उसको ब्रेक कर देना है। तो ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसको जनरली ऐसे लिखा जाता है यहाँ पर इस टाइप से। तो यहाँ पर एक बात आपको और भी समझनी है कि कभी कभी यहाँ लिखा होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो कि क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड। तो ये पर्टिकुलर बॉन्ड का क्या मतलब है ये आपको समझना है, और ये भी जानना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में क्या फ़र्क है। अगर कोई ऐसा एटम है डायटोमिक जिसके अंदर एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक ही बात होगी। लेकिन क्या है कि अगर आपके पास कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे एटम हैं, तो उसमें क्या होगा कि जैसे आप एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं ये वाला पर्टिकुलरली, और फिर एक ब्रेक करने के बाद दूसरा ब्रेक करते हैं तो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो दूसरे केस में एनर्जी जो है कुछ अलग ज़रूरत पड़ती है, फिर तीसरे केस में अलग और चौथे केस में अलग। तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो यही बात आपको यहाँ पे नोट करनी है कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं जैसे H2N2 HCl है जिसमें एक ही बॉन्ड है, या HF है, तो बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो उसमें बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक ही बात रहेगी। लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि CH4 है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑल 4 CH बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो CH4 है इस तरीके से अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो पहले एनर्जी लगती है उसकी वैल्यू है 427, और एक ब्रेक करने के बाद जब दोबारा दूसरा ब्रेक करते हैं तो एनर्जी थोड़ी और ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है 439, और दूसरे के बाद जब तीसरे नंबर पर जब आप ब्रेक करते हैं तो एनर्जी थोड़ी और ज़्यादा लगती है, वो 450 किलो जूल है। और जब 3 बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं फिर 4 तो थोड़ा इजीली ब्रेक हो जाता है तो एनर्जी कम लगती है। तो सारे CH बॉन्ड की एनर्जी इक्वल नहीं होती है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, इसलिए हमें लेनी पड़ती है उसकी एवरेज वैल्यू। तो हम इनको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी, जो कि क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है। आगे आपको समझना है कि किसी रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो बॉन्ड एनर्जी से कैसे कैलकुलेट हो सकता है। तो एंथैल्पी चेंज जो होता है वो किसी भी रिएक्शन में वो होता है टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस टोटल एनर्जी रिलीज्ड। मीन्स कि कोई रिएक्शन होती है, सपोज कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं H2 + I2 इज इक्वल टू क्या होता है 2HI। तो ये रिएक्शन होती कैसे है कि H और H के बॉन्ड को आपको ब्रेक करना होता है और I और I के बॉन्ड को भी ब्रेक करना होता है, फिर एक HI का बॉन्ड बनेगा फिर दूसरे HI का बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड ब्रेक पहले करना है, बनेगा बाद में, और ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है और फॉर्मेशन के वक्त एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि हमें ब्रेक पहले करना है और बनाना बाद में है। और उन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, डेल्टा H होता है। तो डेल्टा H का फार्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस टोटल एनर्जी रिलीज। तो ये फार्मूला ठीक लिखा है कि नहीं, ये कैसे आपको समझ में आएगा कि अगर आप ये सपोज कर लें कि किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो जाए और रिक्वायर्ड कम हो तो अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज ही होगी। मींस कि उसमें हीट जो है वो इवॉल्व होगी। तो हीट इवॉल्व किस में होती है वो आपको याद होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होती है। और एनर्जी अगर रिलीज ज़्यादा है रिक्वायर्ड कम है तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि डेल्टा H इस केस में क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो ये आपने पहले ही लर्न कर रखा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपको ये लर्न कर लेना है कि डेल्टा H है टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस टोटल एनर्जी रिलीज्ड। तो रिक्वायर्ड किस बात के लिए है, बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक किसके करना है, रिएक्टेंट के। और एनर्जी रिलीज किस वक्त होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में। बॉन्ड फॉर्मेशन किसके होंगे, प्रोडक्ट के। तो बॉन्ड एनर्जी में आपको कैलकुलेट कैसे करनी है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का जो है बॉन्ड एनर्जी जो है वो माइनस कर देनी है। तो यहाँ पे आप ये नोट भी कर सकते हैं, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक किसके करने हैं, रिएक्टेंट के ही। एंड एनर्जी इज
रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो न्यू बॉन्ड्स जो बनेंगे वो किसके बनेंगे, प्रोडक्ट के बनेंगे। तो ये जो डेल्टा एच आपको लिखना है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये सिग्मा लिखा है। सिग्मा का मतलब जितने भी रिएक्टेंट के बॉन्ड हैं सबका जो बॉन्ड एनर्जी आप टोटल कर लीजिए, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। और इस फार्मूले का जो है जब हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले हैं वो सारे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होते हैं। सिर्फ यही एक फार्मूला है जो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें बॉन्ड को ब्रेक करना है और बॉन्ड रिएक्टेंट के ही ब्रेक करने होते हैं। उसी के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और रिलीज कब होती है, जब प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। तो इस फार्मूले को जब हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दिया है सिंपल सी H2 + Cl2 = 2HCl, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HH बॉन्ड की, Cl बॉन्ड की और HCl की, ये सभी की वैल्यू दी है। और आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा एच। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। रिएक्शन को लिख लेते हैं, H2 को हम ऐसे लिख लेते हैं और Cl2 को भी ऐसे लिख लेते हैं बॉन्ड दिखा के, और 2HCl। तो ये HCl के बॉन्ड बन रहे हैं 2। तो इस तरह से जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, वो आपको पता है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बॉन्ड एनर्जी जो है रिएक्टेंट्स की पहले देखेंगे हम, और माइनस क्या करना है आपको, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स वाली जितने भी होंगी उनका सम कर देना है। तो यहाँ पर जो है रिएक्टेंट कौन सा है, एक तो HH है। तो HH की बॉन्ड एनर्जी जो है वो कितनी है, वो आपको पता है कि 437 दी है। और रिएक्टेंट एक और भी है Cl, तो उसकी भी बॉन्ड एनर्जी देख लीजिए, तो वो कितनी दी है, 244 दी है। तो ये सारी रिएक्टेंट्स की जो HH और Cl, तो इनका क्या कर देना है, आपको सम कर देना है। और बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है, HCl। तो HCl की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, वो है 433, लेकिन वो तो 1 मोल की है। तो यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट्स के जितने बॉन्ड हैं उनको सबको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए पहले वो लेनी है। फिर प्रोडक्ट्स के जितने भी मोल्स बन रहे हैं तो उनका जो एनर्जी है वो उसमें से क्या करनी है, माइनस करनी है। तो इसको आप सोल्व कर लेना। तो ये कितना आ जाएगा, ये 681 आ जाएगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 866 आ जाएगा। और ये आप सोल्व कर लेना तो ये 185 किलो जूल आ जाता है। तो इस तरह से ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। मींस 1 मोल ऑफ वाटर की जब फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए आपको डेल्टा एच जो है वो कैलकुलेट करना है। और बॉन्ड एनर्जी आपको HHO डबल बॉन्ड है, इसमें O दिया रखा है, और OH बॉन्ड की ये सब वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो मैं इसका आपको हिंट देता हूँ। तो इसको सोल्व करने के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, 1 मोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ वाटर जो है कैसे बनता है, H2 + ½ O2 = क्या हुआ, H2O। तो ये रिएक्शन जो है हम ज़रा और तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको बॉन्ड क्लियर नजर आए। तो एक तो HH है, और एक हाफ जो है वो क्या है, O डबल बॉन्ड O। तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर क्या होता है, HOH होता है। तो डेल्टा H निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स के कौन कौन से बॉन्ड हैं, तो बॉन्ड एनर्जी पहले तो आप HH की लिखेंगे, ये रिएक्टेंट की अभी लिख रहा हूँ, और हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या होगा, O डबल बॉन्ड O। तो ये तो सारे क्या होंगे, रिएक्टेंट हो गए। और प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी उसमें से माइनस करनी है। तो प्रोडक्ट में एक OH बॉन्ड और एक OH बॉन्ड, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, और उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 जो है OH बॉन्ड 2 हैं। तो इन सब की वैल्यूज़ जो है आप पुट कर देना। HH की वैल्यूज़ जो है ये दे रखी है, और OO की दे रखी है जो भी 492, और उसको हाफ से मल्टीप्लाई भी करना है, मींस 2 से डिवाइड करना है। और OH की जो वैल्यू दे रखी है उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेना। तो ओवरऑल डेल्टा H जो है वो -249 किलो जूल आ जाएगा। तो ये आपको चेक कर लेना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। तो HCl का बॉन्ड एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। ये रिएक्शन में डेल्टा H नहीं कैलकुलेट करना। पहले जो 2 एग्जांपल दिए थे उसमें क्या था, डेल्टा H फाइंड आउट करना होता था, जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके कर लेते थे। तो बॉन्ड एनर्जीज ऑफ HH Cl दे रखा है आपको, एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इतना दे रखा है। तो इसमें क्या है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl मीन्स HCl की जब फॉर्मेशन होती है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा H इतना होता है। तो यहाँ पर गिवन क्या है वो देख लेते हैं कि जब 1 मोल ऑफ HCl बनता है, किससे बनता है, H2 और Cl2 से,
तो डेल्टा एच उस रिएक्शन के लिए इतना होता है। तो मतलब डेल्टा एच तो आपको दे रखा है 91.5 किलो जूल जब 1 मोल बनता है। तो 1 मोल HCl कैसे बनता होगा, हाफ H2 और हाफ Cl2 से ही बनता है। तो इस रिएक्शन को अगर आपको दोबारा लिखना है तो क्या करेंगे, आपको सपोज हाफ नहीं करना है तो H2 और Cl2 ही लिखना है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू दी थी आपको वो 1 मोल ऑफ HCl के लिए दी थी। और अगर आपने 2 मोल बनाए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू -91.5, तो ये आप मल्टीप्लाई करके देंगे तो 183.0 किलो जूल हो जाएगा। तो अब आपको ये इस पूरी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच दे रखा है। तो डेल्टा एच होता क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट कौन सा है, H2 है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी देखिए, और प्लस क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ये रिएक्टेंट ही लेना है अभी तो, क्योंकि एक और रिएक्टेंट है Cl। तो ये हो गया रिएक्टेंट माइनस क्या करना है आपको, प्रोडक्ट। तो बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट जो बॉन्ड बना है वो कौन सा है, HCl है, और वो यहाँ पर 2 है इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या है कि HH की जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपको गिवन थी, ये वैल्यू कितनी थी 430, तो यहाँ पे हमने 430 पुट कर दिया। और Cl की जो बॉन्ड एनर्जी है आपको क्वेश्चन में दे रखी थी 242, तो ये आपने Cl की जगह पे ये पुट कर दिया। और बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl तो आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, ये क्वेश्चन में लिखा है। तो ये हम बॉन्ड एनर्जी HCl की सपोज x मान लेते हैं, तो ये हो गया। और डेल्टा एच जो है ये आपने इसके लिए पहले ही आपने कैलकुलेट कर रखा है, तो वो कितना है -183.0। तो अब आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, वही क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl हो जाएगी। और वो आंसर आपका ये आप चेक कर लेना 427.5 किलो जूल जो है आ जाएगा। और लास्ट में ये क्वेश्चन है, ये आप इसकी स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, ये आपको खुद ट्राई करके देखना है। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, तो ये रिएक्शन दिया है H2 + Br2 = 2HBr, और बॉन्ड एनर्जीज आपको HH, Br और HBr की ये सब दे रखी है। तो ये आपने नोटबुक पे आपको प्रैक्टिस कर लेनी है क्वेश्चन की, और आंसर ट्राई कर लेना है, जो कि इतना आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक है हेसिस लॉ और बॉन्ड एनर्जी, इन दोनों को आपको ठीक से अंडरस्टैंड करना है और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है।